नमस्कार दोस्तों, एसडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख रहे थे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक लोक उद्यम विभाग था। लोक उद्यम विभाग क्या था? ये पहले जो है किसके अंतर्गत आता था? ये आता था भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन इसको 6 जुलाई 2021 को क्या किया गया है, इसको एक अधिसूचना के माध्यम से अब जो है इसको यहाँ वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया है। मतलब पहले ये आता था भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत, अब इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। इस नए विभाग से जुड़ जाने के बाद देखिए क्या हुआ है, वित्त मंत्रालय के पास कितने विभाग हो गए हैं? टोटल 6 विभाग हो गए हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछ लेता है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। ये पूछता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। आर्थिक कार्य विभाग, पहला क्या है? आर्थिक कार्य विभाग। दूसरा व्यय विभाग। तीसरा राजस्व विभाग। चौथा निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। पांचवा जो है वित्तीय सेवाएं विभाग। और छठवां अभी नया जिसको जोड़ा गया है, लोक उद्यम विभाग। अब देखिए इसको जो है जहां से हटाया गया है वहां से क्या है, जैसे भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से हटाया गया है, तो लोक उद्यम मंत्रालय को जब लोक उद्यम विभाग को जब यहाँ से हटा दिया गया, तो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट देखिए, एक सर्वे हुआ था, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20। तो ये कब हुआ था? ये 10 जून 2019 को जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, इसकी जो रिपोर्ट थी AISHE, इसको क्या किया? 2019-20 की जो रिपोर्ट थी इसको जारी किया जो है। ये देखिए, ये जो वार्षिक रूप से इसको क्या है, जारी किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग किसके द्वारा जारी किया जाता है? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसको जो है वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। और ये इस श्रृंखला की 10वीं रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? ये 10वीं रिपोर्ट थी। इसमें देखिए उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो इनरोल्ड होते हैं बच्चे, वो 18-19 में जो थे 3.74 करोड़ की तुलना में वर्ष 19-20 में कितना हो गया है? 3.04 जो है प्रतिशत, इसमें वृद्धि के साथ कितना ये हो गए हैं? 3.85 करोड़ जो है ये हो गया है। मतलब इसमें क्या है, वृद्धि दर्ज हुई है। और कितने की वृद्धि दर्ज हुई है? 3.04% की वृद्धि दर्ज हुई है। और ये इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, कुल नामांकन में जो महिलाओं की संख्या है ये 49% है। ये भी आप ध्यान रखें, 49% जो महिलाएं नामांकित हैं इसमें जो है। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है जो पूछा जा सकता है, खास करके यूपी पीसीएस में, भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो जो टोटल नामांकन उसमें अगर पूछा जाए कि किस किस प्रदेश का सबसे सर्वाधिक शीर्ष स्थान प्राप्त है किस प्रदेश को, तो ये जो है उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है, ये पूछ सकता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें उत्तर प्रदेश नामांकन में सबसे पहले पे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और फिर कौन सा है? ये तमिलनाडु है। इसके बाद देखिए सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात देखिए क्या होता है, ये कि उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत। यह जो है वर्ष 2014-15 में कितना था? ये 24.3% था। और जबकि ये 19-20 में कितना हो गया? 27.1% हो गया है। उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में इसमें भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भी देखिए क्या था, छात्रों के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था। और जो संस्थान जो है, उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है उसके मामले में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान तथा कर्नाटक का क्या है? ये तृतीय स्थान है। इसके बाद देखिए उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक, जो 2018-19 के मुकाबले, जो एक था के मुकाबले 2019-20 में कितना हो गया? 1.01% हो गया है। 1.01 हो गया है। इसके बाद देखिए जो है अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात ये कितना है? ये 26 है। देखिए हायर एजुकेशन में जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो छात्र और शिक्षक अनुपात है ये कितना हो गया? ये 26 है। ये भी पूछा जा सकता है कि 19-20 में छात्र शिक्षक अनुपात उच्च शिक्षा में कितना था? तो ये 26 था। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य देखिए, इसमें 2-3 आप आ सकते हैं, हम लोग पहले भी इसको देखें। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 3 अगर आप ध्यान रखेंगे, ये खास करके यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए एक है सीईओ मैंडेट, सीईओ वाटर मैंडेट। इसको देखिए क्या है, ये 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अभी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने सीईओ वाटर मैंडेट को
साइन किया है। तो ये कौन सी है? एनटीपीसी। और ये किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये विद्युत उत्पादन कंपनी है। और ये अभी ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है जो है। ये सीओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यवसायिक गतिविधि को अंजाम देने के साथ ही अब क्या है, जल संरक्षण प्रबंधन हेतु 3R क्या है, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः प्रयोग करना और रिसाइकिल पुनर्चक्र करने की ओर अधिक बढ़ावा देगी। कि सीईओ वाटर मैंडेट जो है ना, ये जल संरक्षण के लिए बेसिकली है। तो इसमें 3R जो टेक्निक है इस पर फोकस किया जाता है। रिड्यूस कम प्रयोग करना, रीयूज पुनः प्रयोग करना या पुनर्प्रयोग करना, और ये रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्र जल का करना, इस पे ये मतलब फोकस किया जाता है। और अब साइन करने के बाद एनटीपीसी भी क्या है, इन विधियों पर फोकस करेगी। इसमें देखिए उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में भारत की दो अन्य कंपनी, तो 2 अगस्त 2021 में भारत की दो अन्य कंपनियों जैसे कौन से, एक जल जयपुर राजस्थान और दूसरा सृष्टि लाइफ साइंस वडोदरा गुजरात, ये भी क्या है सीईओ वाटर मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ता बन गई हैं। तो टोटल अभी कितनी कंपनियां हो गई? 3 हो गई हैं। एक इसमें एनटीपीसी क्या हुआ, ये शामिल हो गई है। अब सीईओ वाटर मैंडेट को देख लीजिए है क्या है। सीईओ वाटर मैंडेट क्या है? ये सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है। तो ध्यान रखना है, ये जो है सार्वजनिक और निजी भागीदारी वाली पहल है। इसके बाद जो इसमें देखिए, जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर ले आती है। इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जो है वर्ष 2007 में किया गया है। इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कार्यान्वयन कौन कराता है? तो ये कार्यान्वयन करता है पैसिफिक इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया में स्थित है। ये इसमें कार्यान्वयन एजेंसी है ये। इसके बाद देखिए एनटीपीसी ने क्या किया हुआ है, ये ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा किया हुआ है एनटीपीसी ने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेंगे जो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड ने क्या किया है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जो एनटीपीसी, जिसने क्या किया है, ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद 37 रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है। तो एनटीपीसी ने देखिए क्या किया, 2032 तक ये क्या कर रहा है, ये 60 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी ने जो है 2032 तक कितने जो है गीगावाट की जो है नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये 60 गीगावाट तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य इसने क्या किया, निर्धारित किया है। साथ ही एनटीपीसी ने क्या किया, वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क, ये 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित जो कच्छ के रण में एक सौर पार्क स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो देखिए इसमें क्या है, गुजरात के कच्छ के रण में क्या है, एक सोलर पार्क स्थापना की मंजूरी मिली है। किसको मिली है? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को मिली है। और यह कब मिली है? 12 जुलाई 2021 को मिली है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है, सौर ऊर्जा पार्क होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? 4750 मेगावाट होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, 4750 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पहला यही पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ये कच्छ के रण में है। किस प्रदेश में है? गुजरात में है। और इसकी क्षमता कितनी है? 4750 मेगावाट है। और इसको बना कौन रहा है? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ध्यान रखना सिर्फ एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है पूरा नाम इसका। यह बेसिकली एनटीपीसी की एक अनुषंगी कंपनी है और 100% स्वामित्व इसका किसके पास है? एनटीपीसी के पास है। लेकिन नाम अगर दिया रहेगा तो पूरा नाम रहे तब आप इसको टिक, अगर एनटीपीसी रहे और यह भी रहे कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। यह आप ध्यान रखेंगे। इस पार्क से क्या होगा, व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है यहाँ पे। देखिए 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना है तो एक समझौता किया। तो ध्यान ये रखना है कि लद्दाख के साथ इसने क्या किया हुआ है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने लद्दाख के साथ हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना का किया। इसमें इंपॉर्टेंट सब देखिए परिवहन है, ये भी ध्यान रखना है। हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना मोबिलिटी प्रोजेक्ट पे क्या है, साइन किया हुआ है। इसके बाद देखिए एक और प्रोजेक्ट चल रहा है हरित हाइड्रोजन पे। 21 अगस्त 2021 को एनटीपीसी ने क्या किया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर ये जो है तैरते सौर संयंत्र का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है।
और इसी ऊर्जा संयंत्र से वहां पे जो हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चल रहा है उसको क्या है, एनर्जी प्राप्त होगी जो है। इसके अतिरिक्त देखिए तेलंगाना के रामगुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट की क्षमता के तैरते सौर पार्क के स्थापना की घोषणा की गई है। जो आगे हम बात बताए थे आपको कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है एनटीपीसी की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके बाद देखिए तृतीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक व डैशबोर्ड 2021-22, इसका देखिए नवीन संस्करण आ चुका है, इसको हम लोग अभी देखे हैं रिसेंटली, ऊपर पहले आगे की वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, तो इसमें मोटा मोटा बस देख लीजिए। ये जो है तृतीय संस्करण जो है 3 जून 2021 को जारी किया गया था, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है, अगर यहाँ से हम लोग देखें इस नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त जो स्कोर है वो कितना था, 66 था, और जबकि वर्ष 2019 के एसडीजी में कितना था, 60 था। ये आपको ध्यान रखना है। और इस सूचकांक में देखिए राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में जैसे केरल है, तो केरल क्या है, ये 75 स्कोर किया हुआ है, इसके साथ ही क्या है, प्रथम स्थान पे है। जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों का संयुक्त रूप से स्कोर 74 है, और ये लोग क्या है, दूसरे स्थान पे। ध्यान रखना है, केरल आप गेस कर लेंगे, तमिलनाडु भी गेस कर लेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश गेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं, और इनका स्कोर कितना रहा है, ये 74 रहा है। इसमें फिर वही बात है, शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो ये हमने अभी ऊपर आपको बताया कि शीर्ष पे सब नंबर 1 पे केरल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और ये तमिलनाडु है। अंतिम 5 राज्य कौन से हैं, तो अंतिम 5 अगर आप नहीं भी ध्यान रखें तो ये ध्यान रख सकते हैं कि अंतिम पे कौन है, ये बिहार है 28वें नंबर पे, और इसका स्कोर कितना है, ये 52 है। और दूसरे पे क्या है, बिहार से ही अलग हुआ स्टेट है वो झारखंड है, और इसका कितना स्कोर है, ये 56 है। और तीसरे नंबर पे असम है, तो इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए प्रदर्शन क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेशों नंबर 1 पे क्या था, चंडीगढ़, ये 79 है। और उसके बाद जो है नंबर 2 पे कौन सा है, ये 3 स्टेट हैं, इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। और अंतिम पे अगर आप जाएंगे तो अंतिम 8वें स्थान पे देखिए, ये अंतिम में कौन कौन आ रहे हैं, दादरा नागर हवेली आ रहे हैं, और दमन एवं दीव आ रहे हैं अंतिम पे। इसके बाद देखिए विधानसभा चुनाव 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ये अप्रैल मई माह में हुए थे, 4 राज्यों में हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य थे। इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, ये 4 राज्य थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, पुडुचेरी, यहाँ पे चुनाव हुआ था। तो सबसे पहले बंगाल में देख लेते हैं, ये बहुत चर्चित चुनाव था। तो यहाँ पे 8 चरण में हुआ था, ये आपसे अगर प्रश्न पूछे कि बंगाल चुनाव कितने चरणों में हुआ था, 8 चरण में हुआ था। और यहाँ विधानसभा सीटें कितनी है, टोटल 292 विधानसभा सीटें हैं, और मतगणना 2 मई की हुई थी। 2 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पे प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई थी, तो वहां पे चुनाव क्या हुआ था, रद्द कर दिया गया था। कौन कौन से थे, ये शमशेरगंज और जंगीपुर, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 2 ऐसे थे जहां पे क्या है, विधानसभा जो प्रत्याशियों की जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए चुनाव को रद्द कर दिया था, शमशेरगंज और जंगीपुर। इसमें देख लेते हैं कौन किसको कितनी सीटें मिली। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसको 215 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी को 77 सीटें मिली थी। स्वतंत्र जो थे, ये जो है 1 सीट पे जीते हुए थे लोग, और निर्दलीय जिसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी, ये जो है 1 सीट इसको प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखना है। और इसमें ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री बनी हुई है, तो कितनी, ये कौन सी बार है कि तीसरी बार लगातार ये जो है मुख्यमंत्री बनी हुई है। इसके बाद फिर देखिए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये जो है इसमें कितनी सीटें थी, यहाँ पे टोटल जो है, तो ये 234 सीटें थी। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि एक ही चरण में क्या हुआ था, चुनाव संपन्न हुआ था। मतगणना 2 मई 2021 को हुई थी। इसमें देखिए जो सीटों का वितरण था, कौन कैसे जीता, तो 234 में से क्या था, 133 सीटें जो है डीएमके ने जीता हुआ था, और 66 सीटें जो है एआईडीएमके ने जीता, और 18 सीटें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता, और 4 सीटें जो है किसने, भारतीय जनता पार्टी ने जीता जो है। और डीएमके नेता एमके स्टालिन जो है, ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया, 7 मई 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। तो अगर पूछेगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो ये एमके स्टालिन, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए केरल विधानसभा, इसको देख लेते हैं। इसमें 140 विधानसभा सीटें थी, और एक ही चरण में चुनाव हुआ था यहाँ पे। और इसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा ने केरल विधानसभा में 99 सीटें टोटल इन्होंने जीती हैं। तो देखिए 20 मई को यहाँ पे पिनराई विजयन ने 20 मई को केरल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। और ध्यान रखने वाली बात है, जब से केरल का गठन हुआ है
तब से पहली बार ऐसा है कि किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो पिनराई जो है ये अपने आप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, पिनराई विजयन ने। ये दूसरी बार जो ये पहली बार है कि ये जो है दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण किया है केरल के गठन के बाद। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। इसके बाद देखिए असम विधानसभा जो चुनाव था, इसमें 126 जो है विधानसभा सीटें थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी। इसमें 75 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी और 15वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा ने शपथ ग्रहण किया था। ये ध्यान रखने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इसमें और ये 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिश्व शर्मा जी जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए। इसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ये बहुत इसको भी देख लीजिए जल्दी से। इसमें भाजपा ने जो है राज्यसभा की 30 जो सीटें थी विधानसभा, उसमें 6 सीटें और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी जो है अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, इन्होंने 10 सीटें जीती। इसलिए जो है राजग को क्या है, इसको सत्ता प्राप्त हुई। और एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एन कांग्रेस के हैं ये, इन्होंने क्या है नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ली। इसके बाद देखिए ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो एक राष्ट्रीय मिशन चल रहा है जो इस पे फोकस कर रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पे फोकस किया जाएगा। तो इसमें जो है क्या है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर क्या है राष्ट्रीय मिशन को स्थापित करने का निर्णय लिया है और प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष होगी। देखिए इसमें भी जो इस मिशन का उद्देश्य है इसको देख लेते हैं। तो इनका मेन उद्देश्य क्या है, कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग कि वर्तमान जो 5% तक इसका को फायरिंग का यूज किया जाता है, इसके स्तर में क्या करना, वृद्धि करना है। और बायोमास पैलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में क्या है बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। देखिए बायोमास को फायरिंग देखिए क्या है, किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग बोला जाता है। यूएनएफसीसीसी ने क्या किया है, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो है कार्बन को कमी करने के लिए यूएनएफसीसीसी ने क्या किया है, इसको को फायरिंग को मान्यता प्रदान की है। इसके बाद देखिए अम्बोली क्या है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। तो अम्बोली को क्या किया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है अम्बोली और महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अम्बोली को क्या किया है, एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको घोषित किया है। इसे जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कहाँ पे है, तो सावंतवाड़ी तहसील सिंधुदुर्ग जिला। ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंधुदुर्ग जिला पूछ सकता है और यह भी पूछ सकता है किस तहसील में, तो सावंतवाड़ी तहसील में है। और अम्बोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने क्या किया था, यहाँ पे फ्रेश वाटर मृदु जल में पाई जाने वाली एक मछली की दुर्लभ प्रजाति, इसका नाम क्या है, सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है कि सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो है मृदु जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा नामक एक मछली की दुर्लभ प्रजाति की उप प्रजाति है। ये तो इस मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है और इस मछली का नामकरण अम्बोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी पर किया गया है। और अम्बोली जो क्षेत्र है ये हिरण्यकेशी नदी का उद्गम स्थल है तथा देवी पार्वती के यहाँ पे मंदिर भी है। और महाराष्ट्र में अम्बोली जो है 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है जिसको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये 5वां है, पहला नहीं है। इससे पहले देखिए क्या है, गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली और पुणे में स्थित गणेश खिंड, सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति और जलगांव में लैंडोर खीरी पार्क, ये जैव विविधता स्थल विरासत स्थल क्या है, घोषित किए गए हैं। इस वजह सुजल नल से पेयजल मिशन, ये सुजल नल से पेयजल मिशन ये स्टार्ट किया गया है। 26 जुलाई 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में इसको प्रारंभ किया है, ध्यान रखने की बात है। इसी के साथ पुरी जो है भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। तो ये ध्यान रखना है, सुजल नल से पेयजल मिशन ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में चल रहा है
और ये पुरी में चल रहा है। और पुरी ऐसा पहला शहर भारत का बन गया है जहाँ पे सीधे नल से 24 घंटे पानी की सप्लाई हो रही है। भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहरों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर आदि में ही उपलब्ध है। पूरी सार्वजनिक स्थानों पर उच्च गुणवत्ता एक पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बॉटल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, ये जो है ये जो पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान ये रखना है कि इससे क्या होगा, प्लास्टिक वाटर बॉटल जो यूज होता है वो कम होगा, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर क्या है, उच्च गुणवत्ता एक पेयजल उपलब्ध रहेगा। देखिए अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस पर और भी इसी तरह के कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद।